नमस्कार मित्रों, आज मैं मालती जोशी जी की लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी स्पर्धा सुनाने जा रही हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। स्पर्धा। कॉलेज से आकर मैं सीधे बिस्तर पर लुढ़क गई। एक गिलास पानी पीने का भी हौसला नहीं रहा। ये सोशल गैदरिंग जान निकाल देती हैं। विद्यार्थी जीवन में इन्हीं गैदरिंग के लिए कितनी उत्सुकता होती थी, उत्साह होता था। अब तो बस सिर दर्द लगता है। उम्र के साथ कार्य क्षमता कम होती जाती है और जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। गैदरिंग के दिनों में तो लगता है कि दिन 48 घंटे का क्यों न हुआ। गैदरिंग के दिनों में नींद उड़ जाती है। पुरस्कार वितरण के साथ आज आखिरी समारोह समाप्त हुआ तो ऐसा लग रहा है जैसे बेटे की शादी निर्विघ्न समाप्त हो गई हो और बारात खुशी खुशी विदा हो गई हो। खर्च का हिसाब बाद में होता रहेगा। अब तो आराम से सोना है, पर आराम से सोना भी शायद मेरे नसीब में नहीं था। तभी फ़ोन की घंटी बजी। झक मारकर उठना ही पड़ा। हेलो, मैंने मरियल सी आवाज़ में कहा। कौन? बहन जी बोल रही हैं? उधर से आवाज़ आई। जी, आप कौन? मैं आपका समधी बोल रहा हूँ। मैं चकित थी। बहन जी तक तो ठीक था, पर समधी? जी, मैं नागपुर से विलोचन शर्मा बोल रहा हूँ। अब तो पहचाना? माफ़ कीजिए, एकदम से आवाज़ नहीं पहचान पाई। कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है। इस नाचीज़ की आवाज़ आपको इतनी बार सुननी पड़ेगी, आदत हो जाएगी। भाई साहब कहाँ हैं? वे तो इस समय क्लब में होते हैं। कोई बात नहीं, बाद में बात कर लूँगा। सगाई के डेट के बारे में ही पूछना था। मैंने उन्हें आगे बोलने का अवसर ही नहीं दिया। शिष्टाचार को ताक पर रखकर मैंने रिसीवर पटक दिया। बहन जी, समधी, सगाई, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। या तो इस आदमी का दिमाग चल गया है या मेरे कान बज रहे हैं। अभी 15 दिन पहले ये सज्जन अपनी पत्नी और सुकन्या के साथ पधारे थे। उसी समय कोई 4-5 लोग अपनी कन्याओं सहित हमारे यहाँ पधारे थे। मेरे दिमाग में तो इतना सब कुछ गुडमुड हो गया था कि किसी की शक्ल तक याद नहीं रही। मनोज तो एकदम बौखला गया था। बोला, मम्मी, ये क्या आपने हाथ सी लगा रखी है? मैं हफ्ता भर यहाँ रिलैक्स होने आया हूँ तो आपने इन अजनबियों के बीच शो पीस बनाकर छोड़ दिया है। इट इज़ सो डिस्गस्टिंग। अरे बेटा, तुम ही बताओ, तुम इतनी दूर कोचिन में रहते हो और लड़की वाले हमें घेरे रहते हैं। उन्हें क्या जवाब दें, बताओ तो। आखिर फाइनल डिसीजन तुम्हें ही लेना है ना। पूरी छुट्टी वह मुंह फुला ही रहा। उसे यह प्रदर्शन अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा था, पर कोई और विकल्प भी तो नहीं था। बड़ी मुश्किल से मना पाई थी मैं। अपना निर्णय बाद में बताने को कहकर लौट गया था और नागपुर वाले सज्जन एकदम सगाई की तारीख ही पूछ रहे हैं। रात खाना खाते समय मैंने इनसे कहा, नागपुर वाले त्रिलोचन शर्मा जी का फ़ोन आया था। क्या कह रहे थे? मुझे तो ये आदमी जरा खिसका हुआ लगता है। ऐसा मत कहो यार, वे हमारे समधी होने जा रहे हैं। वे हमारे समधी कैसे हो गए? हुए नहीं हैं, होने जा रहे हैं। आपके बेटे ने उनकी बेटी के हक में फैसला सुना दिया है। मेरा कौर हाथ में ही रह गया। मैं मुँह बाए उन्हें देखती ही रही।
इस तरह आंखें फाड़कर क्या देख रही हो? क्या अनहोनी हो गई या तुम्हें लड़की पसंद नहीं है? मनोज का फ़ोन आया था? हाँ, कल रात को आया था। मुझे बता तो सकते थे। तुम अपने प्रोग्राम में व्यस्त थी। ठीक है, वो मेरी नौकरी का एक हिस्सा है, पर देर सवेर घर लौटती तो हूँ। सॉरी यार, कल रात तुम इतनी देर से लौटी थी कि बात दिमाग से निकल गई। सुबह तो इतनी भागम भाग रहती है कि इतनी बड़ी बात तुम मुझे बताना भूल गए। पर नागपुर वालों को इंटीमेट करना याद रहा। क्या मेरा इंतज़ार नहीं कर सकते थे? मुझे इतना भी हक नहीं है कि ये बात मुझे लड़की वालों से पहले मालूम हो। सॉरी तो कह चुका हूँ यार। क्या करूँ, मैं बहुत खुश था और घर में मेरी खुशी शेयर करने वाला कोई नहीं था। मैंने सोचा चलो शर्मा जी को ही ये खुशखबरी सुना देते हैं। वैसे तो यह भी तय था कि अंतिम निर्णय मनोज का ही होगा। उसका ओके सिग्नल मिल गया, बात ख़त्म। और इसके बाद मुझे वहाँ बैठना दूभर लगने लगा कि मैं रो पड़ूँगी और मैं इस शख्स के सामने रोना नहीं चाहती थी। खाना बीच में ही छोड़कर उठ गई। मैं अपने को बेहद उपेक्षित और अपमानित महसूस कर रही थी। मुश्किल तो यह थी कि सामने वाले को मेरी पीड़ा का जरा भी एहसास नहीं था। उससे भूल हुई है और अगर हुई भी है तो सॉरी कहते ही सारे पाप धुल जाते हैं। वैसे मुझे आज खुश होना चाहिए था कि 28 साल का लड़का बड़ी मुश्किल से शादी के लिए राज़ी हुआ था। दिल से एक बोझ हट गया था। नीरजा को भी स्वदेश बुलाने का बहाना मिल गया था। मुझे सचमुच खुश होना चाहिए था, पर खुशी मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ढंग से शामिल हुई थी कि उसका मैं ठीक से स्वागत भी ना कर सकी। 2-3 दिन यूं ही अनमनी बनी रही। कई बार मनोज को फ़ोन करने का मन हुआ, जब्त कर गई। ऐसे में नीरजा बहुत याद आई। सयानी लड़की माँ की सहेली की तरह होती है। मन का दुख उसे सुनाकर कहा जा सकता है। लड़कों के साथ ये बात नहीं होती। 2-4 दिन बाद मनोज का ही फ़ोन आ गया। छूटते ही बोला, क्या बात है मम्मा, आप खुश नहीं हो? नहीं तो किसने कहा? डैडी बता रहे थे। ओह, और नेहा भी कह रही थी। नेहा कौन? अपनी होने वाली बहू का तो नाम याद कर लो। सॉरी बेटे, अभी सब कुछ नया नया है ना, इसलिए। नेहा तुम्हें कहाँ मिलेगी? मिलेगी कहाँ से? उसके पापा ने सुबह उससे फ़ोन पर बात करवाई थी। यह हुई ना बात। शर्मा जी बड़े चलते पुर्जे हैं, ज़रा भी समय नहीं गंवाना चाहते। हर तरह से ठोक बजाकर शादी पक्की करना चाहते हैं। उसके पापा ने आपसे बात की तो आप बड़ी स्ट्रिक्ट लगी थी। कारण जानना चाहोगे? उस समय तक मुझे इल्म नहीं था कि नेहा इस घर की बहू बनने जा रही है। दरअसल मैं भौचक्की रह गई थी। क्या बात करती हो? डैडी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं, वे भूल गए थे, हमेशा की तरह। कोई बात नहीं, मैं नेहा को समझा दूंगा। ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। जो कुछ भी जानना समझना है शादी के बाद समझ जाएगी। उसे अभी से क्यों बताते हो कि इस घर में मेरी हैसियत क्या है? मनोज ने कुछ सही शब्द का इस्तेमाल किया था। उसने बचपन से ही यह खेल देखते आया था। जब छोटा था इसके मर्म को नहीं समझता था। अब तो समझदार हो गया है। बच्चे जब छोटे थे ननिहाल जाने को उत्सुक रहते थे। मुझे भी माँ से, भाई बहनों से मिलने की ललक रहती। लंबा चौड़ा परिवार था। छुट्टियों में तो एकाध शादी
निकल ही आती। उसमें भी शरीक होने का चाव रहता। मैं उत्सुकता से सामान बांध रही होती कि ननद रानी का तांगा दरवाजे पर रुकता। पता चलता भाई ने बड़े मनुहार से उन्हें बुलाया है। फिर वे एहसान जताकर कहते, भाई तुम्हें जाना है तो हो आओ, शकुन अपने ही घर आई है, आराम से रह जाएगी। छुट्टियों में ही तो उसका निकलना होता है। फिर मेरा जाना या मुलतवी हो जाता या ज़रूरी शादी रहती तो निपटा कर मैं जल्दी वापस आ जाती। मूड उखड़ा हुआ ही रहता। फिर ढेर सारा सामान बटोर कर जाते हुए ननद रानी कहती, भाभी का मन ना हुआ करे तो हमें मत बुलाया करो। इतनी दूर से इतना खर्च करके हम आते हैं, किसी का सूजा हुआ मुंह देखते हैं तो बुरा लगता है। मेरी भी छुट्टियां गिनी चीनी होती थी। मैंने कितनी बार कहा कि हम लोग तालमेल बिठाकर शकुन को बुलाया करें। हर साल यह नाटक अच्छा नहीं लगता, पर मेरी सलाह लेना तो इनकी शान के खिलाफ था। कई बार ऐसा होता है कि मैं कापियों का बंडल लेकर घर लौटती हूँ और इनके 3-4 दोस्त आए हुए हैं। फिर झक मारकर रसोई में घुसना पड़ता था। खाना खाते समय इनका माफ़ी मांगने का दौर शुरू होता था। माफ़ करना यार, कुछ खास नहीं बन पाया। दरअसल उमा के कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहे हैं। शी इज़ सो बिजी यू नो। मेहमान बेचारे संकोच से भर उठते और मैं शर्म से गड़ जाती। खाने का स्वाद चौपट हो जाता और मेरी 3 घंटे की मेहनत मिट्टी हो जाती। एक बार माँ की बीमारी का तार आया तो ये मुझे बताए बिना नासिक पहुँच गए। वहाँ जाकर बताया कि नीरजा की पीएमटी की तैयारी चल रही है। इस समय नीरजा का घर से निकलना मुश्किल है। तब भैया ने मुझे डांटकर चिट्ठी लिखी कि नीरजा तो अगले साल पीएमटी की तैयारी कर सकती है, पर तुम माँ को दोबारा नहीं देख पाओगी। चिट्ठी मिलते ही मैं भागी भागी गई। अच्छा हुआ कि 2 दिन पहले पहुँच गई, नहीं तो ज़िंदगी भर के लिए मलाल रह जाता। भाभी सबको सुनाकर कह रही थी, बच्चे तो सभी के पढ़ते हैं, पर ऐसी अनोखी पढ़ाई कभी नहीं देखी कि मरती हुई माँ का भी मुँह देखने का फुर्सत नहीं है। इससे तो हमारे जमाई बाबू अच्छे, बेचारे खबर मिलते ही दौड़े चले आए। अब इनकी कारगुजारी का मैं बखान करती भी तो कोई विश्वास करता? अगर किसी नौकर की बदतमीजी से तंग आकर उसे निकाल देती तो ये दूसरे ही दिन उसे पुचकार कर ले आते। कहते, आजकल अच्छे नौकर मिलते कहाँ हैं, तुम तो एकदम से भड़क जाती हो, जरा जब्त करना सीखो। फिर वो नौकर जब तक रहता मुझसे अकड़ कर रहता। किसी दिन साहब बहादुर को स्वयं उसकी बदतमीजी झेलनी पड़ती, तब उसकी छुट्टी होती। वैसे मेरे भृत्यगणों के आम राय यही रही है कि साहब देवता आदमी हैं, बाई साहब बहुत तेज हैं। एक ज़माना था जब बच्चों के नज़रों में भी मेरी छवि खलनायिका की सी थी। डैडी दुनिया के बेस्ट फादर थे। मैं धूप में खेलने के लिए मना करती तो इन्हें शहर से बाहर कोई पार्क याद आ जाता। फौरन बच्चों को लेकर निकल पड़ते। फिर कोल्ड ड्रिंक, चाट, पिज़्ज़ा सभी प्रकार की चीज़ें खाई जाती। उसके बाद बच्चे रात रात भर खांसते तो जागरण मुझे करना पड़ता। ऊपर से ये मुझे कहते, तुम्हारे एक्स्ट्रा केयर ने बच्चों को नाजुक बना दिया है। मैं उन्हें रफ टफ बनाना चाहता हूँ। मैं बच्चों को सोने के लिए भेजती तो ये कमरे में जाकर किस्से कहानियाँ सुनाने लगते या कैरम लेकर
बैठ जाते, कहते, ये घर है भाई, तुम हॉस्टल की तरह पाबंदियाँ लगा देती हो। और ये तो अगली सुबह खर्राटे भरते रहते। बच्चों को जगाकर तैयार करने में मुझे रोना आ जाता। जब तक बच्चों की परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती, मैं फ्रिज में पानी की बोतल नहीं रखती थी। पर ये रोज़ शाम बच्चों को आइसक्रीम खिलाते थे। पेपर्स के बीच में अगर 2 दिन का भी गैप हुआ तो पिक्चर दिखाने ले जाते। कहते, रात दिन पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं बेचारे, थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए कि नहीं। बाहर के कमरे में दर्जनों सिनेमा की रंगीन पत्रिकाएं पड़ी रहती। मैं कहती, ये कहते, घर में अपनी मास्टरी मत चलाओ, आजकल के बच्चों को सब कुछ आना चाहिए, नहीं तो बाहर ये बोर्डम लगेंगे। उनका दावा है ये मेरी ट्रेनिंग थी कि बच्चे इतने स्मार्ट निकल आए हैं, नहीं तो किताबी कीड़ा बनकर रह जाते। ये तो मेरा सौभाग्य अच्छा था कि बच्चों को समय के अनुसार खुद ही अकल आ गई। कक्षा में लगातार 2 साल तक रैंक खिसकती चली गई। तब मनोज को होश आया। 10वीं में उसने पढ़ाई में रात दिन एक कर दिया। यही नहीं, उसने नीरजा को भी डांट डपट कर पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरू में तो वो मुंह फुलाए रही, फिर बड़े भाई के धौंस के आगे उसे झुकना ही पड़ा। समझ गई कि डैडी का प्रताप माँ के राज्य में ही चल सकता है। बच्चे जब से दूर चले गए, इनका ये खेल बंद सा था। अब शादी के अध्याय के साथ इनकी चेतना ने फिर करवट ली है। तो फिर सगाई के लिए कौन सी तारीख ठीक रहेगी? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? जो ठीक लगे रख लीजिए। अजीब मुसीबत है, अगर कुछ पूछता नहीं हूँ तो तुनकने लग जाती हो। अब पूछ रहा हूँ तो ताव खा रही हो। जब सुनने कहने वाली बात रहती है तब तो मेरी याद नहीं आती। अब नाटक कर रहे हैं। उसके लिए माफ़ी मांग तो चुका हूँ देवी, अब क्या फांसी दे दोगी? तब से एक ही बात को घिस रही हो, कुछ आगे तय करना भी है कि नहीं? कर लीजिए, आप और आपके विद्वान समधी दोनों मिलकर तय कर लीजिए। तुम्हारी सहूलियत भी तो देखनी पड़ेगी। जिस दिन कहेंगे चल पड़ूंगी। उनका चेहरा इतना सा निकल आया। 2-3 दिन इसी तरह मुंह लटकाए घूमते रहे। मुझे मनाने की कोशिश करते रहे। जब मैं नहीं पसीजी तो हार मानकर यहाँ फ़ोन करते रहे। हफ्ते भर बाद मैं कुछ नॉर्मल हो पाई। अपमान का दंश तो अब भी ताज़ा ही था। फिर सोचा, बेटे की खुशी में वो बाधक क्यों बने। हम दोनों तो जिंदगी भर यूं ही अभिशप्त हैं। पर बेटे के हर काम हंसी खुशी होने चाहिए। एक दिन मैंने यूं ही सहज भाव से पूछ लिया कि कौन सी तारीख तय की है? 26। इसका मतलब केवल 10 ही दिन रह गए हैं। रिजर्वेशन हो गए? हाँ, बाकी तैयारी भी तो करनी है। कैसी तैयारी? क्यों, क्या गोद भरने खाली हाथ जाएंगे? साड़ी, अंगूठी सब तो लेना होगा। उसका भी इंतजाम हो गया है। मैंने शर्मा जी से कह दिया कि नाप से अंगूठी बनवा लें। साड़ी भी उसकी पसंद से खरीद लें, आखिर पहननी भी तो उसे ही है। अपनी पसंद के तो वो जिंदगी भर पहनेगी। हमारी पसंद के पहनने के ये 2-4 मौके ही होते हैं। तो मैं क्या करूं? मैंने यही ठीक समझा। मैं इंटरेस्टेड हूँ या नहीं ये तो ईश्वर जानता है, पर आपने प्रचार तो खूब कर रखा है। परसों भैया भी मुझसे पूछ रहे थे, क्या लड़की तुम्हें पसंद नहीं है? भैया को तो खैर मैं समझा सकती हूँ, पर यही बात यहाँ होते हुए लड़की के कान में पड़ गई तो
उसके मन में गांठ पड़ जाएगी। उसके मन में पड़े न पड़े, तुम्हारे मन में तो पड़ गई है ना। ठीक ही तो कह रहा हूँ, कब से उसको लड़की लड़की कहे जा रही हो। बहू कहना ना चाहो ना सही, पर 2 अक्षर का छोटा सा नाम है उसका, क्या वह भी नहीं ले सकती। अपने आप में यह कोई तर्क नहीं था। मैंने इनके मुँह से भी अब तक नेहा का नाम नहीं सुना था, पर जिस ढंग से इन्होंने यह बात उठाई थी वह ढंग जोरदार था। मैं भीतर ही भीतर काँप उठी थी। कहीं यही बात इन्होंने मनोज के सामने कर दी तो मैं कब तक उसे सफाई देती रहूँगी। मनोज तो खैर अपना बेटा है, कल को बहू के सामने भी इसी तरह का कोई नाटक हुआ तो बहू तो पहले ही दिन से तलवार खींचकर खड़ी हो जाएगी। स्टेशन में रिसीव करने वालों में मनोज भी था। तुम यहाँ कैसे? इन लोगों ने रिंग सेरेमनी जैसा कुछ रखा है ना? फिर एकाएक रुक कर बोला, क्या डैडी ने आपको यह भी नहीं बताया? मैं मुस्कुरा कर रह गई। ये तो अच्छा हुआ मनोज के डैडी उस समय समधी से गले मिल रहे थे, नहीं तो इतने लोगों के सामने कह बैठते तुम्हारी माँ खास इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं बताया। मुझे सचमुच इस रिंग सेरेमनी के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं तो यही समझ रही थी कि हम लोग बहू की गोद भरने जा रहे हैं। शर्मा जी भी इन दिनों मुझसे बात करने से कतराते थे। संयोग से फ़ोन पर मैं ही हुई तो दुआ सलाम करते थे। प्लीज़ ज़रा भाई साहब से बात करवा दीजिए। हम लोगों को होटल पर छोड़कर शर्मा जी थोड़ी देर को घर चले गए थे। हम लोग नहा धोकर तैयार हुए तो वे हाल चाल जानने आ गए। मैंने अतिरिक्त उत्साह जतलाते हुए कहा, बताइए शर्मा जी, आज का कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम तो वही है बहन जी, जो मैंने फ़ोन पर बताया था। गोद भरने का मुहूर्त 4 बजे का निकला है। उस समय सिर्फ घर के ही लोग रहेंगे। शाम को मेहमानों की उपस्थिति में रिंग सेरेमनी होगी और फिर डिनर। दोनों की अंगूठियां बन गई हैं, मैं लाना भूल गया। कोई बात नहीं, शाम को देख लेंगे शर्मा जी। अभी महाराष्ट्र एक्सप्रेस से मेरे भाई आने वाले हैं। स्टेशन पर जाने की व्यवस्था हो सकेगी? जी, मैं खुद जा रहा हूँ। मुझे खबर मिल गई थी, पर दिक्कत यह है कि मैं उन्हें पहचानता नहीं हूँ। भाई साहब साथ चलते तो अच्छा रहता। मैं तैयार ही हूँ, इन्होंने कहा। आप ज़रा ट्रेन का टाइम पता कर लें। जी, अभी फ़ोन करके आता हूँ। शर्मा जी के बाहर जाते ही ये मुझ पर बरस पड़े। लगे हाथ साड़ी का भी पूछ लेती ना, इसमें पूछना क्या है? जब आपने कहा है तो उन्होंने व्यवस्था की ही होगी, नहीं तो हम कर लेंगे। कर कैसे लेंगे? पहले से पता होना चाहिए कि नहीं? तभी मनोज नहा धोकर कमरे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा खिले गुलाब जैसा लग रहा था। कहाँ तो शादी से इनकार कर रहा था और बात पक्की होते ही चेहरे पर रौनक आ गई है। अरे वाह, आप लोग तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हाँ, डैडी मामा जी को लेने जा रहे हैं। अरे, यह काम मनोज को ही सौंप दो ना। कौन सा काम? यही साड़ी वाड़ी का। नेहा से बात करके पता कर लेगा। खबरदार, मनोज किसी से कुछ नहीं पूछेगा। इस घर का दामाद है वो, और नेहा से करने के लिए यही बात रह गई है। क्या प्रॉब्लम है मम्मा? कुछ नहीं बेटे, इन्होंने शर्मा जी से कहा था अंगूठी और साड़ी वही खरीद लें। अब कहा है तो विश्वास करना चाहिए कि नहीं? क्या साड़ी और अंगूठी ज़रूरी है? ज़रूरी तो है ही। बहू की गोद क्या खाली हाथ भरी जाएगी? इतना ज़रूरी था तो आप खुद लेकर आते।
दूसरों के भरोसे रहने की क्या तुक थी? यह अपने डैडी से पूछो। तुम्हारी माँ जरा भी इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। सब कुछ मुझे ही करना था। जो मैंने ठीक समझा किया। तो अब परेशान क्यों हो रहे हैं? जैसा होगा देखा जाएगा। अंगूठी तो रिंग सेरेमनी के लिए बुक हो गई है। साड़ी मिल गई तो ठीक है, वरना फल फूल मिठाई तो है ही। ना होगा तो रुपए रख देंगे। मैंने देखा पल भर के पहले गुलाब की तरह खिला हुआ मन और उसका चेहरा एकदम कुम्हला गया था। बेचारा लड़का टेंशन में आ गया था। शर्मा जी काफ़ी देर बाद लौटे। वे नाश्ता भी लगवा कर लाए थे। शाही सरंजाम था, पर मन मुँह जूठा करके रह गया। ससुर के इसरार के बावजूद चाय और मीठा के अलावा कुछ नहीं लिया। ये लोग स्टेशन चले गए तो मैंने कहा, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो बेटा? तुमने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया। आप लोग हमेशा ऐसी गड़बड़ी क्यों करते हैं? गड़बड़ मैंने नहीं की, हमेशा की तरह तुम्हारे पापा ने ही की है। पर अब भद्द तो सबकी उड़ेगी ना। पहले दिन ही अच्छी खासी फजीहत हो जाएगी। तुमने अपनी माँ को इतना बेवकूफ़ समझा है? इधर देखो। मैंने अपना सूटकेस खोलकर सारा सामान उसके सामने रख दिया। मैजेंडा रंग की ताराकसी साड़ी थी। उससे मैच करता कार्डिगन था, जो मैंने अपनी सहेलियों की मदद से कुल 10 दिन में बुना था। और एक जोड़ी जड़ाऊ झुमके थे, जिन्हें देखकर मनोज की आंखें चंधिया गई थी। जानते हो ये कब खरीदे थे? जब नीरजा का सेट बनवाया था, तभी दुकान पर देखे थे। पसंद आए तो फौरन खरीद लिए। सोच लिया था तेरी बहू को सगाई पर यही पहनाऊंगी। तो क्या आप तब से प्लान किए बैठी हैं? नहीं क्या? तुमको क्या लगता है मुझे तुम्हारी शादी का कोई इंटरेस्ट नहीं है? बस उनकी तरह मुझे ढिंढोरा पीटना नहीं आता, इसीलिए उन्हें मुझे बदनाम करने का मौका मिल जाता है। पता नहीं डैडी ऐसा क्यों करते हैं। उन्हें क्या मिल जाता है? उनका पुरुषार्थ तो बस इतना ही है। बाकी तुम जानते हो, पूरा घर मैंने अपने बलबूते पर चलाया है। पर लोग इस सत्य को जान ले, इससे पहले वे मेरी छवि धूमिल कर देते हैं। जिंदगी भर यही करते रहे हैं। अब उन्होंने समधी जी को साधना शुरू कर दिया है। कल को नेहा पर भी यही नुस्खा आजमाएंगे। मैं नेहा को समझा दूंगा। तुम क्या समझाओगे? तुमसे पहले वे बाजी मार ले जाएंगे। शर्मा जी ने तो कहा था घर ही घर के लोग होंगे, पर उनका हाल तो खचाखच भरा हुआ था। शायद सारे स्थानीय रिश्तेदार आमंत्रित थे। नेहा की सहेलियां भी थी। अंगूरी रंग की तनछुई पहनने जब नेहा बाहर आई तो सबकी नज़रें उसी पर टिक गई। सुबह मैं मनोज को देखकर चकित हो रही थी। अब लगा शादी तय होते ही लड़कियों के भी रूप पर निखार आ जाता है। शाम को हमारी बहू की नज़र उतार लीजिएगा। मैंने मिसेस शर्मा से कहा। वे एकदम प्रसन्न हो गई। आपको साड़ी पसंद आई? पता है वो बहुत डर रही थी। अपनी पसंद से साड़ी खरीदने का पहला ही मौका था ना। हमें उसकी पसंद पर पूरा भरोसा है। उसकी चॉइस अच्छी है, तभी उसने हमारे बेटे को पसंद किया है। अब वो आपका बेटा कहाँ रहा? वो तो हमारा हो गया है। हमने बेटी देकर बेटा लिया है। घाटे में तो आप रही हैं। आमंत्रित जन हम लोगों की हंसी ठिठोली देखकर आनंद ले रहे थे। पर इधर श्रीमान जी का चेहरा एकदम सूख गया था। फुसफुसा कर बोले, क्या वही साड़ी है?
लगता तो वैसा ही है। अब क्या, बाकी सामान तो है। उधर पंडित जी ने दनादन श्लोक पढ़ना चालू कर दिया था। बहू का अक्षत रोली से टीका करवाने के बाद बोले, कन्या को जो भी वस्त्राभूषण पहनाने हो ले आइए। इन्होंने एकदम पैतरा बदला, भाई ये तो लेडीज़ डिपार्टमेंट है, हमारी श्रीमती जी को बुलाइए। मैंने भैया को इशारा किया। उन्होंने फौरन 4-5 थाल आगे सरका दिए। एक में फल फूल थे, एक में मिठाइयाँ, एक में मेवे थे, एक थाल में साड़ी ब्लाउज़ और एक में कार्डिगन तथा झुमके थे। एक में नेहा के भाई बहनों के लिए कपड़े थे, जिसका इन्हें इल्म भी नहीं था। ये भौचक्के होकर देखते रहे। बहन जी, चॉइस तो आपकी भी बुरी नहीं है। साड़ी को उलट पुलट करते हुए मिसेस शर्मा ने कहा, चॉइस अच्छी है तभी तो आपकी बिटिया को बहू बना रहे हैं। मैंने एक तरह से हिसाब बराबर करते हुए कहा, थोड़ी देर पहले अपने बेटे की तारीफ की थी, अब उनकी बिटिया की तारीफ लाजमी थी। नेहा से कहिएगा शाम को ये साड़ी पहनेगी। वाह, नेहा की तो चांदी हो गई। एक दिन में 2-2 साड़ियाँ। आप एक दिन में 2-2 फंक्शन भी तो कर रही हैं। शाम का फंक्शन बहुत ज़ोरदार रहा। शर्मा जी ने काफ़ी लोगों को बुला लिया था। वीडियो वाले तो दोपहर से ही लगे हुए थे। खाने का इंतज़ाम भी अच्छा था। लोग नए जोड़े की तारीफ़ कर रहे थे। सुनकर मेरा मन पुलकित हो रहा था। कार्यक्रम के बाद दोनों आशीर्वाद लेने आए। जैसे ही नेहा इनके चरणों की ओर झुकी, बोले, पहले अपनी सास को प्रणाम करो। चाहो तो हमारे हिस्से का प्रणाम भी उन्हें ही निवेदित कर दो। इन्हें खुश रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अनायास ही मनोज की नज़रें मेरी ओर टकराई। हम दोनों की आँखों में एक ही भाव थे, डैडी शुरू हो गए हैं। मैं उनकी पीड़ा समझ रही थी। शाम से ही मुझ पर प्रशंसा की बौछार हो रही थी। लड़के की माँ के रूप में मुझे अतिरिक्त मान सम्मान मिल रहा था। शर्मा दंपत्ति मेरे आगे पीछे बिछे जा रहे थे। यह सब उन्हें सहन नहीं हुआ होगा, इसीलिए वे जनमत को मेरे खिलाफ खड़ा करना चाह रहे थे। पर उसकी शुरुआत वह नेहा से ही करे, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। नाहक उसे क्यों डरा रहे हैं? मैं जो भी हूँ, जैसी हूँ, अपने बच्चों के लिए हूँ। पराई लड़की पे रौब नहीं डालूंगी। जी, अब वो पराई कहाँ है? अब वो आपकी बेटी है। शर्मा जी बोले, जैसी चाहे ढालिए, जैसा मुझे और नीरजा को ढाला है। मनोज बोला, सच कहता हूँ पापा जी, आज हम लोग जो कुछ भी हैं मम्मा की बदौलत हैं। डैडी ने तो हमें बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भगवान ऐसे लाड प्यार करने वाले डैडी किसी को ना दे। इतनी कड़वी बात मनोज इतने हल्के फुल्के ढंग से कह गया कि ये ठीक से नाराज़ भी नहीं हो पाए। तिलमिला कर रह गए, पर चुप रह जाना तो इनकी फितरत में ही नहीं था। नेहा से बोले, यू सी नेहा, ही इज़ ममाज़ बॉय। यस आई एम। मनोज ने अपने दोनों हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए कहा, आई एम ममाज़ बॉय। नेहा ने अपने लाज से बोझिल आंखें उठाकर पहले मनोज फिर मेरी ओर देखा। उसकी आँखों में तैरते भय और संशय के डोरे साफ नजर आ रहे थे। मैंने मनोज से यही तो कहा था, तुम नेहा को क्या समझाओगे? देखना, तुमसे पहले वो बाजी मार ले जाएंगे। अभी आप मालती जोशी द्वारा लिखी कहानी स्पर्धा सुन रहे थे। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।